तो शुरू करते हैं बेटा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इसे TIR से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहले ये समझते हैं। हम लोग जानते हैं लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है। मान लीजिए ये एक डेंसर मीडियम है जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μd है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μr है। दिस इज सेकेंड मीडियम, दिस इज फर्स्ट मीडियम। लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जब आएगी बेटा तो क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चली जाएगी, एंगल R थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एंगल I से। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, प्रूफ भी किया था, स्नेल्स लॉ से हमने इसको देखा था। अब हमने क्या किया, ये नॉर्मल है, डॉटेड बना देते हैं इसको। अब हमने क्या किया बेटा, ऐसे मान लो ये हमारे पास एक टॉर्च है, सोर्स ऑफ लाइट, इसे हम सर्कुलर स्केल पर मूव करते जा रहे हैं, इस तरह से मूव करते जा रहे हैं। जैसे जैसे इसे मूव करेंगे बेटा क्या होगा, जैसे जैसे इसे मूव करेंगे वैसे वैसे एंगल I की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। एंगल I की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। और जब एंगल I की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एंगल R की वैल्यू भी इंक्रीज होगी बेटा। I इंक्रीज होगा तो R भी इंक्रीज होगा। कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहे हैं, किसे, I को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हम क्या देखते हैं, एक समय ऐसा आएगा, ध्यान से देखिए बेटा, एक समय ऐसा आएगा जब R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ध्यान से समझिए बेटा, यहां पर I की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, कहां पर, डेंसर मीडियम में। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, इस एंगल को हम बोलते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको इधर नहीं लिख रहे, इधर ही लिखेंगे, इसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे बेटा। अब इसके बाद अगर मान लीजिए हमने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल डेंसर मीडियम में इंसिडेंट कर दिया, क्रिटिकल से ज्यादा एंगल यहां पर हमने बना दिया, लो जी ज्यादा कर दिया, I बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये I जो है वो क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा बेटा, सोचकर बताइए जरा क्या होगा। अगर I की वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए तो लाइट में R की वैल्यू भी, रिफ्रैक्टेड रे में R की वैल्यू भी 90 से ज्यादा हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अब लाइट डेंसर मीडियम में भी वापस आ जाएगी। लाइट वापस कहां आ जाएगी बेटा, डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। इट इज लाइक अ रिफ्लेक्शन होने लगेगा। डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट डेंसर मीडियम से बाहर नहीं जा पाती। कितना बढ़िया फिनोमेना पता चला, डेंसर मीडियम में एक सर्टेन एंगल से ज्यादा एंगल पर लाइट डेंसर मीडियम से बाहर नहीं जा पाती। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा, इट इज अ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ये याद रखना बेटा, ये फिनोमेना
डेंसर मीडियम से रिलेटेड है। रेयरर में ये कभी देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा कहां मिलेगा? डेंसर मीडियम। इट इज अ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम whenever the तो whenever सर रेयर में क्या होगा फिर? रेयरर में कुछ नहीं होगा। रेयरर में तो वो बाहर चली जाएगी, डेंसर में चली जाएगी हर बार। ठीक है, रेयरर अच्छा, में नॉर्मल तो रिफ्लेक्शन हर कंडीशन, हाँ रेयरर में तो वो चली जाएगी, वो तो रिफ्रेक्ट करेगी। डेंसर में एक सर्टेन एंगल तक वो रेयरर में जाएगी, सर्टेन एंगल के बाद वो रेयरर में ना जाकर उसी डेंसर में वापस आ जाएगी। इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज अ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम व्हेनेवर अ रे इन डेंसर मीडियम incident at an angle more than critical angle, more than critical angle। जब लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट होती है तब लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। तो कंडीशन क्या होती है बेटा? कंडीशन फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या क्या है? कौन कौन सी कंडीशन में TIR होता है? कभी कभी सिंपल एक नंबर में यही पूछ लेते हैं, डेफिनेशन ना पूछ कर। सबसे पहले तो लाइट मस्ट ट्रेवल इन डेंसर मीडियम। सबसे पहली बात तो डेंसर में होना चाहिए, और दूसरी बात एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस I must be more than critical angle, critical angle से ज्यादा होना चाहिए। I must be greater than C। दूसरी कंडीशन ये आएगी। तो दो एसेंशियल कंडीशन TIR को रिप्रेजेंट करती है। सर सेकंड वाली दोबारा समझा देना। मतलब अगर रेज TIR से करनी है तो ये जो I है ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बेटा? क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अगर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर लाइट जाएगी डेंसर मीडियम में तो लाइट बाहर चली जाएगी इस मीडियम के अंदर। जैसे ये 1 और 2 में जा रही है, 1 और 2 दिख रहा है ना? यस सर। 1 और 2 में रेज इस मीडियम में आ रही है रेयरर में, लेकिन 3 पर, 3 वाली इस पर जो 3 एरो बन रहे हैं जहां पर, वहां पर रेस कहां जा रही है बेटा? सेम मीडियम नॉर्मल। इंटरफेस से निकल रही है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर जा रही है। इस स्टेट को क्रिटिकल कहते हैं। अगर यहां से आगे हम चले गए, ये रेज यहां चली गई तो यहाँ एंगल से ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल स्टार्ट हो जाएगा। यहां से क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल स्टार्ट हो जाएगा, क्रिटिकल से हाँ, ज्यादा यहां उससे पर। बड़ा। तो फिर ये लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक है सर। क्रिटिकल, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन पूछ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है जी? अभी मैंने आपको समझाया, P से डिनोट करेंगे क्रिटिकल एंगल को। अभी हम लोगों ने देखा बेटा क्रिटिकल एंगल क्या है? डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। ये आपका रेयरर मीडियम, ये डेंसर, यहां से रेज आई, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो बेटा, ये I इक्वल टू C, तो R इक्वल टू 90, R इक्वल टू 90। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द एंगल इन denser medium
medium, denser medium, for which the angle of refraction in rarer medium, the angle of refraction in rarer medium become 90 degree. ऐसा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है बेटा, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसे आप अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। यहाँ पर क्या कहता है जी स्नेल्स लॉ हमसे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, देखो बेटा कल मैंने आपको सिखाया था प्रोडक्ट ऑफ म्यू डी इंटू साइन आई, म्यू आर इंटू साइन आर, रेयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू साइन एंगल, डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू साइन एंगल, ये आपके क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो म्यू डी इंटू साइन सी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आई की वैल्यू सी के बराबर है तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो म्यू डी इंटू साइन सी, म्यू आर इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू सब जानते हैं 1 होती है बेटा, म्यू डी अपॉन म्यू आर 1 अपॉन साइन सी, 1 अपॉन साइन सी, तो साइन सी म्यू ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू आर, साइन सी कितना आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन म्यू डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयर। तो ये आपका क्या आ गया, क्रिटिकल एंगल आ गया। कभी किसी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो इस तरह से आप उसे निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टेंसर का पता होना चाहिए रेयरर की रेस्पेक्ट, ठीक है बेटा, रेयरर की टोटल इंटरनल। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारी डेली लाइफ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ में CIR को ऑब्जर्व करते हैं बेटा, इसकी बात करें। 3-4 जगह हमारे सिलेबस में जो 3-4 पॉइंट हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा आपका ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉप होता है बेटा, जैसे ग्रेफाइट है ऐसे ही कार्बन है, कार्बन का एक एलोट्रॉप जो कि कोल माइंस में कहीं कहीं मिलता है या कहीं कहीं हीरे की खान भी होती है जहां पर हीरे मिलते हैं बहुत सारे। क्यों हीरा इतना कीमती है, क्यों उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नापी जाती है या लगाई जाती है, 2-3 कारण। सबसे पहला कारण रेयर होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलता है बेटा, रेयरर होता है। चलिए ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, रेयर तो और भी एलिमेंट है, रेयर तो बहुत सारी गैसेस भी हैं, वो क्यों महंगी नहीं होती, क्या वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्या ये डायमंड बहुत ज्यादा यूजफुल है, नहीं, इसका कोई खास बहुत हार्ड कोर यूज नहीं होता, लेकिन कुछ इमोशनल कारण है जिसकी वजह से हम इसको लाइक करते हैं, उनकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। फिलहाल समझिए बेटा इसकी और क्या यूनिक प्रॉपर्टी है जो अदर मटेरियल्स की नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी, रेयरर है बट इतना रेयर होना इतना महंगा कॉज नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट क्या जितनी भी ट्रांसपेरेंट चीजें हैं वो रेयरर होती हैं, ग्लास भी तो ट्रांसपेरेंट होता है, क्या वो इतना महंगा है, नहीं, वो इतना महंगा नहीं है। तो केवल ट्रांसपेरेंट होना इसकी कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करता, बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रांसपेरेंट है लेकिन कॉस्टली नहीं है। ये क्यों कॉस्टली है, तो ये आगे चलते हैं और प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी क्या खास बात है। तीसरी प्रॉपर्टी, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की रेस्पेक्ट में 2.42 होता है, 2.42 होता है बेटा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट की एक्चुअल वैक्यूम वाली स्पीड का 1/2.42 टाइम होता है। मतलब लाइट बहुत धीमी चलती है इसके अंदर। इनफैक्ट यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अभी तक हमारे जितने भी मटेरियल नोन है उसमें सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा बेटा? डायमंड का होगा। क्या ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है? यस, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। ये एक बहुत कोर प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से डायमंड इतना महंगा होता है। अभी आप सोचेंगे कि सर अभी कुछ मजा नहीं आया, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से हमें क्या फायदा हुआ? हम क्यों इसके लाखों करोड़ों रुपए पे कर रहे हैं? रेयर है, होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ट्रांसपेरेंट है और बहुत सारे मटेरियल है ट्रांसपेरेंट होने के लिए। फिर हमने तीसरी प्रॉपर्टी निकाली, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा है। आप कहेंगे जी इससे क्या फर्क पड़ा, हम क्यों इतना पैसा खर्च करें इसके ऊपर? आगे चलते हैं, ये सारी बातें मिलकर देखना बेटा एक अलग ही ऑरा क्रिएट करेंगी डायमंड को लेकर। और बातें चलते हैं, आगे चलते हैं। जब इसका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है, जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बड़ा है, तो इसका क्रिटिकल एंगल हमने अभी निकाला, वैल्यू होती है म्यू अपॉन डेंसर मीडियम, दैट इज 1/2.42। और इसका जो क्रिटिकल एंगल सॉल्व करके आता है बेटा, कितना आता है? सॉल्व करने के बाद साइन सी 1/2.42, सी की वैल्यू 24.4 डिग्री आती है। यानी ये मिनिमम क्रिटिकल एंगल शो करता है। कोई भी लाइट अगर 24.4 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डायमंड के अंदर से निकलना चाहे तो निकल नहीं पाएगी, डायमंड के अंदर ही फंस जाएगी, डायमंड के अंदर ही बैंड हो जाएगी। ठीक है बेटा, और भी मटेरियल है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्रिटिकल एंगल कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता। ग्लास का क्रिटिकल एंगल अगर आप देखें, ग्लास 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्रिटिकल एंगल बेटा लगभग 42 डिग्री के आसपास आता है, 42 डिग्री के आसपास आता है, यहाँ 24 डिग्री के आसपास है। मैथमेटिकली लग रहा है कि हाँ भाई कुछ कुछ इसके अंदर खास बात है, लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आया कि हम इसके 1 लाख करोड़ रुपए क्यों दें, लाखों करोड़ों रुपए क्यों दें? क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल कम है, तो हम क्या करें? अभी भी बात समझ में नहीं आई। चलिए और आगे चलते हैं। 4 प्रॉपर्टी हमने इसकी देखी, यूनिक प्रॉपर्टियां भी हैं, खास हैं। ठीक है, पांचवी बात, अब यहां रोल शुरू होता है किसका बेटा? ह्यूमन का। अब जो डायमंड को एक्चुअल में वेरिएबल या वैल्यूएबल बनाता है उसका रोल शुरू होता है। कौन बनाता है बेटा डायमंड को? एक्चुअल में डायमंड कौन बनाता है? ज्वेलर्स बनाते हैं। ठीक है, ज्वेलर, जो डायमंड के ज्वेलर्स होते हैं, जो कटिंग करते हैं, आप जानते होंगे हमारे सूरत में सबसे ज्यादा इसका काम होता है डायमंड कटिंग का, और भी होता होगा एक दो जगह, लेकिन जहां तक मुझे पता है सूरत इसके लिए फेमस है। तो वहां पर क्या होता है बेटा, डायमंड के रॉ पीसेस आते हैं, रॉ जो माइंड से निकल कर आते हैं, देखने में कुछ खास नहीं लगते, नमक के टुकड़े से लगते हैं, जैसे नमक का टुकड़ा होता है ना, एक ठंडा नमक का, बिल्कुल ऐसा लगता है डायमंड जब वो माइंड से निकल कर आता है। ज्वेलर्स क्या करते हैं, डायमंड कटर क्या करते हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालकर क्रिटिकल एंगल निकालते हैं और डायमंड को शेप देना शुरू करते हैं, उसे काटना शुरू करते हैं। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल भी होता है बेटा, डायमंड को काटना इजी नहीं होता, इसकी कटिंग में, इसके डिजाइनिंग में एक्चुअल कॉस्ट जो डायमंड की आती है वो कटिंग और डिजाइनिंग की ही आती है। एक्चुअल डायमंड की कोई कॉस्ट नहीं है, हार्डली 10%। 10,000 रुपए का डायमंड
1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपए का बन जाता है 10,000 रुपए का डायमंड जब वो कट होकर निकलता है। ठीक है, तो असली कॉस्ट कटिंग में और उसकी शेप में आती है। अब ज्वेलर क्या करते हैं, ज्वेलर्स क्या करते हैं, इस डायमंड के पीस को इस तरह से काटते हैं, इस तरह से काटते हैं कि लाइट जब यहां से एंटर करे, लाइट जब यहां से एंटर करे तो सामने वाली सरफेस पर जब वो गिरेगी तो वो कितना एंगल बनाएगी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाएगी, क्रिटिकल से ज्यादा एंगल बनाएगी, क्रिटिकल से ज्यादा एंगल बनाएगी। तो क्या ये डायमंड के बाहर निकल पाएगी? नहीं, डायमंड के बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर दोबारा लाइट क्या करेगी, टोटल TIR करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पर होगा बेटा, और लाइट वापस आ जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। फिर दूसरी सरफेस पर गिरेगी, फिर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल बन जाए, फिर मोर देन क्रिटिकल एंगल, फिर लाइट वापस अंदर आ जाएगी, और फिर जब लाइट यहां से गिरेगी दोबारा से एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। यानी कि मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट वेरियस सरफेसेस यहां पर होगा, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट वेरियस सरफेसेस यहां पर देखने के लिए होगा, और लाइट यहां पर अंदर घूमती रहेगी। ठीक है बेटा, मान लो इसकी 20 सरफेस है, ऐसे काटा, 20 सरफेस से लाइट अंदर जा रही है, लेकिन 4-5 सरफेस ऐसी रखी जाती है जो यहां पर डायमंड का जो एंगल है वो 24 डिग्री से कम बन जाए, लेस देन क्रिटिकल एंगल, लाइट यहां से बाहर निकल जाए। 20 सरफेस से अंदर जाएगी लाइट और 4-5 सरफेस से बाहर निकलेगी। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं जब कोई चीज 20 सरफेस से अंदर आएगी और 5 सरफेस से बाहर निकलेगी तो वो जो एक सरफेस है जिससे बाहर निकल रही है उससे ब्राइट लाइट बाहर निकलेगी बेटा। ठीक है, तो डायमंड को जब हम डार्क रूम में देखते हैं, डार्क रूम में, डार्क मतलब बिल्कुल अंधेरे वाला नहीं, लो लाइट वाला रूम, डिम लाइट वाले रूम में थोड़ी सी रोशनी होनी चाहिए, लाइट एंटर होगी, अंदर घूमेगी और कुछ सरफेसेस से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि इस डायमंड के अंदर, भाई रूम में क्या है, रूम में तो अंधेरा है, रूम में क्या है बेटा, अंधेरा है, अंधेरा नहीं, बहुत कम रोशनी है, लेकिन इस पत्थर के अंदर से अचानक से एक स्पार्क सा निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रोशनी 5 गुना ज्यादा बाहर निकल रही है। एक 20 सरफेस से एंटर कर रही है, 5 सरफेस से बाहर निकल रही है, तो 5 गुना रोशनी निकलेगी सरफेस से, क्योंकि लाइट बचेगी तो है नहीं अंदर, निकलेगी तो है ही कभी ना कभी, 5 टाइम लाइट बाहर निकलेगी, और वो लाइट हमें एक स्पार्क की तरह दिखाई देगी, एक चिंगारी की तरह दिखाई देगी, और हमें एक जादू सा फील होगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये पत्थर क्या कर रहा है बेटा, चमक रहा है, ये स्पार्क कर रहा है। ठीक है, तो एक स्पार्कलिंग स्टोन की तरह हमें ये दिखाई देगा। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं, नाउ द डायमंड is cut so well that the light entering from any face must suffer multiple total internal reflection before it coming out, before it coming out from the, before it coming out from the few surfaces left, कुछ सरफेस जो लेफ्ट करी गई है वहां से फ्यू एंगल्स पर ये वापस आए। ठीक है बेटा, फ्यू एंगल्स पर ये वापस आए। Hence diamond appear
लाइक ए स्पार्कलिंग स्टोन, ये एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देगा बेटा, चमकता हुआ पत्थर दिखाई देगा। लेकिन मुझे तो अभी भी डाउट है ये इतना महंगा क्यों है, इतना महंगा क्यों आ रहा है बेटा, अभी भी ये डाउटफुल है। लाइट निकल रही है, अरे लाइट तो बल्ब में से भी निकलती है, एलईडी में से भी निकलती है, क्या हम उसे महंगा बेच देंगे, हम उसे महंगा बेचेंगे, नहीं बेचेंगे बेटा। ठीक है, अब घुमाकर बात आती है बेटा थोड़ी सी इमोशनल बातें आती है। क्या, किसने बनाया है ये डायमंड, किसने बनाया है, नेचर, यानी नेचर, और नेचर को किसने बनाया है बेटा, भगवान। ठीक है ना, तो ये डायमंड किसने बनाया है, मैन मेड नहीं है, मैन मेड कभी डायमंड नहीं होते। तो ये जो छठी प्रॉपर्टी है ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, यानी कि मेड बाय गॉड, मेड बाय गॉड है बेटा। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी, इट इज फॉर एवर, ये हमेशा के लिए होता है। फॉर एवर क्यों बोल रहे हैं बेटा हम इसे, क्योंकि ये टूटता नहीं है, दबाने पर, गिराने पर, गलती से ये टूटेगा नहीं कभी भी। यानी कि अब सारी बातों को इकट्ठा करके समझिए बेटा, सारी बातों को इकट्ठा करके समझिए। भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा पत्थर जो हमेशा के लिए है और वो चमक रहा है, वो रोशनी निकाल रहा है, रोशनी निकालने वाला भगवान का बनाया हुआ पत्थर। ये सारी बातें इसको क्या बना रही है, प्राइसलेस बना रही है। रेयर तो है ही, बहुत मुश्किल से मिल रहा है, ट्रांसपेरेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। इसको काट पीट के ऐसा बनाया गया कि इसमें से जो लाइट निकलेगी वो मल्टीपल टीआईआर करती हुई बाहर निकलेगी फ्रॉम फ्यू सरफेसेस लेफ्ट, जिनसे हम चाहेंगे तो एक स्पार्क बनता हुआ दिखेगा। वो स्पार्क हमें एक डिवाइन फीलिंग देगा बेटा, वो हमें एक अलौकिक फीलिंग देगा, हमें एक ऐसी फीलिंग देगा जो कि हमें गॉड से जोड़ने की शक्ति रखती है, और ये फॉरएवर भी। इसलिए हमें इसका क्या मिल जाता है, एक बड़ा हैवी प्राइस मिल जाता है। ठीक है बेटा, फटाफट से कॉपी करेंगे और किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। ऑफ टीआईआर में, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर में सेकेंड टॉपिक आता है हमारा मिराज। मिराज क्या होता है बेटा, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इट इज एन ऑप्टिकल illusion which is usually occur in hot summer days or in desert where we observe an inverted image of a far object, inverted image of a far object like near the bank of a river or pond, जैसे किसी तालाब या नदी के किनारे उल्टे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, परछाई दिखाई देती है बेटा, पानी का इल्यूजन हो जाता है, वाटर का इल्यूजन हो जाता है, उल्टे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा। व्हाई द ऑब्जेक्ट अपीयर इन्वर्टेड। देखिए ये एक रेगिस्तान है, ये क्या है बेटा, एक रेगिस्तान है, एक पेड़ है यहाँ पर, उल्टा पेड़ मान लेते हैं, ये एक पेड़ है बेटा, अभी उल्टा नहीं है, अभी ये सीधा है। ये एक ट्री आपको दिखाई दे रहा है, रेत है, सैंड, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, सनलाइट जब इस पर गिरे